हेलो साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मित्रवत क्लासेस में। हम लोग लास्ट क्लास जहां तक पढ़े थे आरआरबी जेई का जो तैयारी कर रहे थे टेक्निकल पेपर इलेक्ट्रिकल, उसको हम आगे बढ़ाएंगे अब। ठीक है, तो अभी आ जाइए। और मैं लास्ट क्लास भी बताया था, फिर मैं फिर से बता देता हूं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिसको मैं स्पेशली, जो कहीं आपको नहीं बताया जाता, स्किप कर दिया जाता है, उस क्वेश्चन का मैं एक लिस्ट बनाया हूं। और आप लोग को एग्ज़ाम से पहले 2 बार सिर्फ वो सब क्वेश्चन को डील करूंगा। वो इसलिए, उसी का सोल्यूशन देना, वो इसलिए क्योंकि वो सब क्वेश्चन लोग छोड़ के आते हैं, उस थोड़ा कंसेप्ट ज़्यादा इन्वॉल्व होता है वैसे क्वेश्चन में। बाकी आसान सब लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो आप भी कर लीजिएगा एग्जाम में। तो देखिए अभी क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन बस स्टार्ट ही होता है। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 50। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट्स अब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम करेक्टली। तो देखिए, एक तो अभी आप याद कर लीजिए, बाकी जब हम ये आपका इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर जब पढ़ेंगे तो आपको मैं ये डिटेल में बता दूंगा। अभी क्या होता है, E0 इंटू ई आर, ठीक है, यही होता है अब्सोल्यूट आपका परमिटिविटी। और ये होता है एयर का, और ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, परमिटिविटी क्या होता है ये भी डिस्कस करेंगे हम, उसमें आएंगे तो। ठीक है, तो अभी बस ये याद रख लीजिए आप। यहाँ से आंसर सी होगा। जो अब्सोल्यूट होता है वो होता है E0 इंटू ई आर। ठीक है, E0 फ्री स्पेस में होता है, और ई आर होता है आपका रिलेटिव स्पेस में। तो इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, बस अभी याद कर लीजिए। इसको हम डिस्कस करेंगे तो कंसेप्चुअली आप बनाए। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरआरबी जेई में भुवनेश्वर में पूछा हुआ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए, इस टाइप क्वेश्चन का एक लिस्ट में बनाऊंगा और डिटेल में डिस्कस करेंगे इस सबको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, देखिए डायमेंशन जो है ना, वो बहुत तरीके से आप निकाल सकते हैं। बहुत तरीके से मतलब टर्म से, अलग अलग टर्म में निकाल सकते हैं। तो पहले आप ऑप्शन देखिएगा, जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए तो पहले आप ऑप्शन देखिएगा। तो ऑप्शन देख के हम लोग को क्या लग रहा है, रेजिस्टेंस का 2-3 तरीके। एक तो हर में चार्ज इन्वॉल्व है, टाइम है, मास है और लेंथ है, सब में लगभग वही इन्वॉल्व है। तो एक बात पता हो गया कि एम्पियर को तो हम चार्ज में चेंज करेंगे, तो सिंपली कुछ है नहीं इसमें। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस एक होता है रो एल अपॉन एरिया, ठीक है, और रेजिस्टेंस होता है V अपॉन आई, भी रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, V अपॉन आई। तो देखिए V अपॉन आई से आंसर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखिए इसमें कहीं भी चार्ज इन्वॉल्व दिख रहा है आपको? नहीं, यहाँ करंट है, चार्ज इन्वॉल्व है, तो हम इससे निकालना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, वोल्टेज क्या, वोल्टेज इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ऊपर जो वोल्टेज है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या है नीचे, आई। तो आई रहने दीजिए। अब हमारा सब आंसर क्यू में है, तो आई को भी चेंज कर दीजिए। तो क्यू इक्वस टू आई टी होता है, क्यू इक्वस टू आई इंटू टी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं आई इक्वस टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, तो आई को रिप्लेस कर दीजिए, आई क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन टी। करंट इज नथिंग बट चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे जो आई है उसको क्यू से रिप्लेस कर दीजिए। तो देखिए क्या होगा, ये बस आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, बस एग्जाम में एकदम फटाफट जल्दी से करना है। अभी आपको बस समझ में आ जाए पूरा डिटेल्स में, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा आपका, तो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला बड़े ब्रैकेट में बंद हो गया, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क क्या होता है, वर्क इज नथिंग बट एनर्जी एफ डॉट एस, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट हो गया वर्क डन, पर यूनिट चार्ज क्यू है नीचे तो क्यू रहेगा, और आई को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, क्यू अपॉन टी से, तो क्यू अपॉन टी, ये टी ऊपर चला जाएगा। यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट करूँ, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या होगा आपका, यहाँ से इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है लेंथ पर यूनिट टाइम स्क्वायर -2। ये हो गया फोर्स का। डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है तो उसका डायमेंशन लेंथ होगा, टाइम तो टाइम है, और ये हो गया क्यू स्क्वायर। आंसर लगता है मैच कर गया, यहाँ से देख लीजिए। लेंथ स्क्वायर हो जाएगा, 2 लेंथ है तो एक लेंथ हटा के नीचे स्क्वायर लिख दीजिए, तो एम एल स्क्वायर, और टी को टी से लिख ही दीजिए, एम एल स्क्वायर, और टी -2 और +1 टी -1 अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया, कौन सा ऑप्शन है,
आपका आंसर एम एल स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अच्छा टी ऊपर जो है माइनस टी, नीचे आके प्लस टी हो जाएगा। तो नीचे तो ऑप्शन ए दिख रहा है, देखिए ये वाला ऑप्शन ए दिख रहा है, तो ऑप्शन ए हो गया आंसर। ठीक है, आंसर ऑप्शन ए हो गया। अब आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका क्या 52, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कैपेसिटर। कैपेसिटर मैं सोच रहा हूँ एक बार पढ़ा दूँ तो ज़्यादा होगा, ये सब क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी। इलेक्ट्रोस्टैट में आते तो उसमें ये सारा कुछ पढ़ाते, पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है देख लीजिए एक बार। पहला लिखा है नन ऑफ दिस, वाह वेरी गुड। दी सेकेंड ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, द कैपेसिटर डिस्कनेक्ट्स शॉर्ट सर्किट इन डायरेक्ट करंट एंड कनेक्ट्स अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, द कैपेसिटर डिस्कनेक्ट शॉर्ट सर्किट इन बोथ AC एंड अल्टरनेटिंग। द कैपेसिटर डिस्कनेक्ट्स सर्किट इन डायरेक्ट सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट इन द अल्टरनेटिंग AC। ठीक है, देखिए कैपेसिटर का प्रॉपर्टी होता है, इसको कैपेसिटर का एक दिन हम अलग से क्लास लेंगे, पर अभी समझ लीजिए अलग से कैपेसिटर का एक क्लास लेंगे जिसमें उसका पूरा प्रॉपर्टी कहीं शुरू से लेके एकदम नीचे से लेके ऊपर तक सब बता दिया जाएगा। लेकिन अभी देख लीजिए एक ट्रिक है, फेसबुकिया ट्रिक है, ठीक है, इस पे भरोसा नहीं करना, पर एग्जाम में मारने के लिए बता देते हैं, मजाकियल चीज़ है। DC करंट कैसे फ्लो होता है, ऐसे डायरेक्ट, और AC का क्या है, ये पाथ है, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, दिस इज नॉट द पाथ ऑफ द AC एंड दिस इज नॉट द पाथ ऑफ द DC। ये क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है। AC जो है अगर पाथ ही देखना तो ऐसे ऐसे होता है, एक बार आगे गया फिर पीछे आगे गया, पीछे आगे गया पीछे, और एक बार में 1 सेकेंड में 50 बार कर ले तो उसको 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा बताया था फेसबुक में ऐसा कि AC देखो पास कर गया किससे, कैपेसिटर से, और DC क्या हुआ, ऐसा था DC उधर से आ रहा था ब्लॉक हो गया। ठीक है, ये फेसबुकिया ज्ञान है, ऐसा होता नहीं है, पर याद करने के लिए ठीक है। तो AC को ये आराम से पास करने दे देता है, देयर इज नो हिंड्रेंस फॉर AC, और DC को रोक देता है। ठीक है, इसका डिटेल जो टेक्निक है, जो डिटेल साइंस है इसका, ये उसको परिभाषित नहीं करता, ध्यान रहे, ये बस मैं याद करने के लिए बता दिया हूँ। इस पे जब मैं आऊँगा तो क्लियरली आपको बताऊँ। तो क्या करेगा, AC को शॉर्ट सर्किट कर देता है, मतलब आसानी से पास करने दे देता है, और DC में ओपन सर्किट हो जाता है, पास होने ही नहीं देता है। तो डी ऑप्शन, द कैपेसिटर डिस्कनेक्ट्स सर्किट इन डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट में सर्किट डिस्कनेक्ट कर देता है, करंट पास नहीं होने देता है। एट शॉर्ट सर्किट मतलब आसानी से पास करने देता है, जीरो रेजिस्टेंस, शॉर्ट सर्किट मतलब जीरो रेजिस्टेंस, और डिस्कनेक्ट मींस इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, ओपन सर्किट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, RRB मुंबई सीनियर सेक्शन इंजीनियर पूछा हुआ सवाल है, तो इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा। और जब हम पढ़ाएंगे डिटेल क्या कैपेसिटर, तो फिर आप हीरो हो जाएंगे उसमें, और सब एग्जाम से पहले ही पढ़ाएंगे, चिंता नहीं करने का। ठीक है, ये पूरा खत्म करते, ये सारे क्वेश्चन का मैं लिस्ट बना रहा हूँ अभी, एक बार पूरे जितने क्वेश्चंस है उसको मैं कंप्लीट करवा देता हूँ, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट, और उसमें मैं ये देखूंगा कि जो आपसे ऐसे आसानी से बन जाएगा। अब जैसे ये सब डायमेंशन निकालना, या फिर छोटा छोटा चीज़ है, V इक्वल्स टू I/R, ये सब जो क्वेश्चन है वो सबको ही बनाता, आप भी बना लीजिएगा। जहां फंसता है लोग उस क्वेश्चन का एक लिस्ट बनाऊंगा, और टोटल 5000 क्वेश्चन में मात्र वैसे 100 या 150 क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम से पहले आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो 53 के हम अब नेक्स्ट आते हैं 53 पे। देखिए इसका ट्रिक भी बताया गया था 53 का, अगर जिन्होंने ट्रिक नहीं पढ़ा उनको दिक्कत होगा, जो ट्रिक पढ़े हैं वो तुरंत आंसर मार देंगे। क्वेश्चन पूछा 53 का, और RRB मुंबई में पूछा हुआ है। अर्ग इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अर्ग जो है किसको मापता है, तो अर्ग हम बताए थे एनर्जी को मापता है, और उसका ट्रिक भी बताए थे, देखिए यहाँ ट्रिक लिखा हुआ है, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी, इससे अर्ग, देखिए ये अर्ग बाहर निकल गया तो एनर्जी को मापता है, ये ट्रिक है। ठीक है, अब है कि अगर अर्ग जो है एनर्जी को मापता है, मतलब उसका यूनिट है, तो फिर जूल किसका है, जूल भी एनर्जी का ही है। दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि हम लोग फिजिक्स में पढ़े थे MKS सिस्टम, CGS सिस्टम और SI सिस्टम। तो SI सिस्टम में जूल बोलते हैं, ठीक है, और CGS में उसी को अर्ग बोलते हैं। ठीक है, और 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग भी होता है, ये भी हम डेराइव किए थे। जो पिछले वीडियो नहीं देखे उनको समझ में नहीं आएगा, जो देख ले, एकदम आसानी था, सिर्फ डायमेंशन को रखते चले गए थे, आंसर आ गया था। ठीक है, तो ये भी 53 भी आपका क्लियर हो गया। याद रखने का तरीका, एनर्जी के बीच में अर्ग छुपा हुआ है, तो एनर्जी को मापता है अर्ग,
अब बोलेगा कि भाई वो जूल किसको मापता है, तो जूल भी उसी को मापता है, लेकिन बात ये है कि ये एसआई में मापता है, सीजीएस यूनिट में। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड। ठीक है, तो 53 भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट, 53 के बाद अगला क्वेश्चन क्या है, सॉरी 53 के बाद 54, क्वेश्चन नंबर 54। इफ दिस इलेक्ट्रॉन्स पासेस थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड देन हाउ मच करेंट। ये सब देखिए क्वेश्चन सबको ही बना देगा। ठीक है, तो वेल नोन फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू करंट, करंट इज नथिंग बट चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। और चार्ज कितना फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, और ऐसा ऐसा n इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्योंकि करंट में इलेक्ट्रॉन ही तो फ्लो करता है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो कितना इलेक्ट्रॉन, तो n इलेक्ट्रॉन, तो Q इक्वल्स टू E इंटू n। ठीक है, और जहां पर E क्या है, द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और ऐसा ऐसा n इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है। 1 सेकेंड में पूछा है कितना करंट, तो I वहां से ऊपर से I, Q को क्या लिखेंगे, n इंटू E, n ही हमको निकालना है, पता नहीं है, नहीं n दिया हुआ है, इफ इतना इलेक्ट्रॉन्स, n का वैल्यू दिया हुआ है, कितना इलेक्ट्रॉन है 12.25 इंटू 10 टू द पावर 16 n हो गया। अब इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम, डिवाइडेड बाई टाइम, ये टाइम है, टाइम 1 सेकेंड दिया हुआ देखिए यहाँ, तो 1 सेकेंड नीचे रख दीजिए। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर ले आइए, तो 12.25 को 1.67 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, और ये 16 प्लस का है और 19 माइनस का है, तो -3 यहाँ बचेगा, तो ये तो मिली हो गया। अब बताइए कि दोनों को 12 को लगभग 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, 12 24 के आसपास लगभग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 1.67 है, 2 नहीं है, 1.67 है, डेढ़ क्या, डेढ़ ही 12, ठीक है, लगभग 19.6 के आसपास मिली एम्पियर। आंसर मिली एम्पियर में आएगा देखिए, क्योंकि यहाँ 10 टू द पावर -3 है, तो मिली एम्पियर में आएगा। तो दिख रहा है आंसर सी ऑप्शन, कुछ नहीं, एक लाइन का कैलकुलेशन है। ये पूछा हुआ आपका आरआरबी कोलकाता में, जेई आरआरबी कोलकाता, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस सब क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है फाइंड द ऑड वन आउट रिगार्डिंग द ओहम्स लॉ। ओके, ठीक है, एक ही तो दिख रहा है, फाइंड द ऑड वन आउट, यही सब क्वेश्चन जो है जिसपे वीडियो में बनाऊंगा अलग से। ठीक है, जो जो क्वेश्चन सब कोई नहीं बना सकते हैं उस पे वीडियो बनाऊंगा, फिर सब कोई बनाने लगेंगे। फाइंड द ऑड वन आउट रिगार्डिंग ओम्स लॉ, वैक्यूम ट्यूब में ओम्स लॉ, ठीक है, कंडक्टर में वैलिड है, डीसी सर्किट में भी वैलिड है, हाई वोल्टेज में भी वैलिड है, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, पर इस पर मैं डिटेल वैक्यूम ट्यूब आप लोग को पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो इसको तो टाइमिंग आप मार लीजिएगा कि वैक्यूम ट्यूब में ये जो है वैलिड नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप आ जाइए लीनियर सर्किट, ये वैक्यूम ट्यूब जो होता है नॉन लीनियर सर्किट होता है, इसको आगे हम लोग पढ़ लेंगे। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका फॉर दी सर्किट शोन बिलो फाइंड दी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर इन द टर्मिनल्स ए एंड बी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, यही फिर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर जो होता है वो हाफ CV² होता है, हाफ CV²। इसको भी जब कैपेसिटर पढ़ाएंगे तो हम डेराइव करेंगे, अगर जिनको याद है तो बस डायरेक्टली आंसर मार दीजिए, हाफ CV²। तो सबसे पहले तो C निकालना पड़ेगा, वोल्टेज दिया हुआ है, तो C कैसे निकलेगा, कैपेसिटर का 2 पैरेलल आपस में ऐड हो जाता है, सबको बताए थे, तो 2 आपस में ऐड हो जाएगा, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, और 12 के साथ फिर ये सीरीज में हो गया, तो ये 6 और ये 12 सीरीज में आ गया, और कितना वोल्टेज लगा हुआ है 400 वोल्ट, 400 वोल्ट लगा हुआ है। ठीक है, और ये हो गया कितना 6 माइक्रोफैराड, और ये आपका 12 माइक्रोफैराड। तो 2 अगर सीरीज में रहे तो रजिस्टर में ऐड होता था, इसमें क्या होगा, दोनों आपका प्रोडक्ट बाई सम होगा। तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया, प्रोडक्ट बाई सम, 2 का हमेशा निकालना, तो 6 इंटू 12 बटे 12 6 कितना 18। ठीक है, तो 6 तिया और 3 से 4, तो 4 माइक्रोफैराड जो है आपका इफेक्टिव वैल्यू आ गया रेजिस्टेंस का, सॉरी कैपेसिटेंस का। अब जब 6 आ गया आंसर, तो क्या करना है, हाफ C का वैल्यू 6 आ गया, C माइक्रोफैराड है, माइक्रो मीन 10 टू द पावर -6, सॉरी 4 है, 6 नहीं 4,
कैपेसिटर का वैल्यू हाफ सी इंटू वी स्क्वायर, वी है 400 वोल्ट तो इसका स्क्वायर, तो 2 बार 400 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल, अब मल्टीप्लाई कर दो, 4 और 4, 4 चौक 16, 2 32, 32 इंटू ये 2 0 2 0 4 0 और 6, तो यहाँ -2 होगा। ठीक है, तो आपका एनर्जी स्टोर आ गया, दशमलव आगे लगा दीजिए, 0.32 मीन्स ए आंसर 0.32 जूल, क्योंकि सब हम एसआई में लिखे हैं तो आंसर जूल आएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट है, आरआरबी इलाहाबाद जेई में पूछा हुआ है। ये सब क्वेश्चन आप लोग आराम से बना लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो का भी यहाँ तक रखते हैं। अच्छा, ये सारे डेराइव किया जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, जो भी कैपेसिटर का हाफ सी बी स्क्वायर कहाँ से आता है, कैपेसिटर किसको अपोज करता है, इंडक्टर किसको करता है, ये मैं सब करूँगा। अभी बस एक बार क्वेश्चन ऊपर से नीचे हम लोग घूम लेते हैं कि कहाँ पे लोगों को दिक्कत होगा, और जो आसान है वो बनाते निकल जाएंगे पहली बार में, वो दूसरा राउंड, सेकेंड राउंड हम आएंगे तब। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, बने रहिए इस वीडियो पे और हम लोग पढ़ते रहेंगे आगे इसी तरह से।